बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इक़दाम किया था तकरीबन आज से 4 बरस पहले 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था। तो उस सिलसिले को अब 4 साल हुआ चाहते हैं। ये गैर कानूनी कब्ज़ा है जो भारत ने किया हुआ है और ये गैर कानूनी इक़दाम था और ये भारत की तरफ से यकदरफ़ा इक़दाम था। तो उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन दो और बड़ी अहम ख़बरें आज के दिन के हवाले से हैं और वो ये कि चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सज़ा सुना दी गई है और जो सज़ा सुनाई गई है उसके मुताबिक उनको ज़ाहिर है कि 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया है और इसके साथ साथ जुर्माना अदा न करने की सूरत में उनकी जो कैद है उसमें मज़ीद 6 माह की जो तौसी है वो भी की जाएगी। जो अदालत ने फ़ैसला दिया है उसमें ये कहा गया है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे वो साबित होते हैं। उन्होंने झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से जमा कराया। याद रहे कि ये जो रिकॉर्ड था उन्होंने 2018-19 में जमा कराया था, बयान हल्फी जमा कराया था, जिसका फ़ैसले में भी जिक्र है। फ़ैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन में ये झूठा बयान हल्फी दिया गया था। इसमें फ़ैसले में ये कहा गया है कि तोशाखाना से लिए गए तहफ़ का जो रिकॉर्ड है वो भी झूठा साबित होता है। चेयरमैन पीटीआई ने ख़ुद तस्लीम किया है कि जो मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं और असासे हैं वो फॉर्म बी में ज़ाहिर नहीं किए गए, लिहाजा चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी में कोई शक नहीं है। ये वो अदालती फ़ैसला है। इस अदालती फ़ैसले के नतीजे में अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा होगा वो क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ आज एक और अहम इजलास था मुश्तरका मफादात काउंसिल का, उसमें यह फ़ैसला किया गया है और जो 8 अरकान हैं उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि जो नई मरदमशुमारी है उसकी बाकायदा तौर पर अब मंजूरी दे दी गई है। तो उसके भी आने वाले इंतखाबात पे क्या असरात होंगे, इन तमाम मामलात पर आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार फ़ारूक फैसल ख़ान। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। आप बताइए कि आज ये फ़ैसला आया है और बड़ा अहम फ़ैसला है। ये वो फ़ैसला है कि जिसमें हम देख रहे थे कि ये कार्रवाई जारी थी और ये ट्रायल कोर्ट के ज़रिए आया है, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि एक फ़ैसला साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ आया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सतह पे आया था और ये फ़ैसला ट्रायल कोर्ट की सतह पे आया है। यानी अभी भी इनके पास बहुत से फोरम बाकी हैं, लेकिन इस फ़ैसले पे मजबूरी तौर पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने मियां नवाज़ शरीफ के केस का हवाला दिया, वो था अज़म्पशन पे, और इससे पहले भी अज़म्पशन पे भी जो है एक और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी रुकी थी, जो अदलिया के हवाले से बड़ा एक उन पे कोई अच्छा निशान नहीं है। लेकिन ये केस जो है और ये जो फ़ैसला है ये एविडेंस की बुनियाद पर आया है और ये तोशाखाना का जो मामला है ये उस वक़्त सामने नहीं आया कि जब इमरान खान बरसरे इक़्तिदार नहीं रहे थे। उनके दौरे इक़्तिदार में ही राना इब्रार साहब जो एक जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये एक स्टोरी की थी जिस पे उनको काफ़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना भी पड़े। उनको जॉब से भी निकलवाया गया, उनको धमकियाँ भी दी गई, उनकी वालदा को भी धमकियाँ दी गई। लेकिन ये केस उनके अपने दौर में सामने आया और केस था क्या? देखिए, एक ये तोशाखाना का मामला वो है कि जिस पे इमरान खान साहब, या पता नहीं अब इजाज़त है नाम लेने की या नहीं, पीटीआई के चेयरमैन जो हैं, जी हाँ, वो अपने मुखालफिन को कहा करते थे कि इन्होंने तोशाखाना का जो है ना वो अपना नाना जी का घर बनाया और वहाँ से चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा जी, खुद ही इस चीज़ के मुर्तकिब हुए और डबल मुर्तकिब हुए। वो क्या हुए कि कहते थे कि जी 20% है, उसको 50% कर दिया गया था कि 50% दे के आप ले सकते हैं। 50% करने के बाद जब उनको ख़ुद तहफ़ मिलना शुरू हुए तो उन्होंने फिर दोबारा वो एग्जम्प्ट करते हुए, अपने आप को देते हुए एग्जम्पशन जो है 20% करके वो ले लिए तहफ़। अच्छा, वो ले भी लिए, लेने से पहले वो उसे फ़रोख्त भी कर चुके हुए थे पैसे जमा करवाने में, ये सारे एविडेंस मौजूद थे। अब कानून का एक तरीक़ाकार है, केस जब दायर हो जाता है तफ्तीश का तरीक़ाकार है, लेकिन वो किसी भी मरले में इसमें शामिल तफ्तीश नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, तज़हीक करते रहे, मजाक उड़ाते रहे और ख़ुद को जो है कानून से बालातर समझते रहे। बिलाखिर उसका नतीजा क्या निकला कि वो तमाम अपने रास्ते जो है वो मसदूद कर चुके थे। दौरान ट्रायल जो है एक कानून का तालिब इल्म जो नहीं भी है, बाकायदा भी नहीं है, उसे भी ये पता है
कि जब एक अदालत में केस चल रहा है, आप चलते हुए केस के ऊपर अपीलें नहीं कर सकते। उन्हें ये भी सहूलियात मिलती रही, उन्हें हाई कोर्ट से मिलती रही, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये सहूलियात मिलती रही, लेकिन वो भी एक जगह पर आकर बंद हो जाते थे। तो जिसका नतीजा ये निकला कि बिलाखिर उन्हें सज़ा सुना दी गई है और वो नाअहल करार दिए गए हैं। अब आ जाती है बात कि जी इसके सियासी क्या निकलेंगे नताइज। सियासी नताइज दो तरह के, एक तो ये है कि उनके जो मुखालफिन हैं, उनके जो ओपोनेंट हैं, उन्हें आने वाले इलेक्शन में उतनी टफ अपोजिशन या मुकाबल नहीं मिल पाएंगे और उनके लिए इलेक्शन लड़ना बहुत और इलेक्शन जीतना बहुत आसान हो जाएगा। जबकि चेयरमैन पीटीआई जो है वो और उनकी जमात के लिए इस तमाम सूरत हाल में कि जबकि वो अंदर होंगे, पाबंद सलासल होंगे, कैद होंगे, सज़ा काट रहे होंगे या उन पर सज़ा का इल्ज़ाम होगा ना, तो पार्टी जितनी भी बची खुची है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। हो सकता है हमने ये देखा है कि माजी में कि उन्हें काफ़ी अगली अदालत से रिलीफ मिल जाती है, लेकिन इन केसेस में अब लग रहा है कि उस तरह रिलीफ नहीं मिलेगी। जो हम पैटर्न देखते आ रहे हैं कि सिर्फ यही केस नहीं, अलकादर है, 2-3 और केस हैं जिसमें बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी जो है वो वहाँ तक स्टेज पहुंची हुई है। यानी ये तो सिर्फ तोशा खाना केस ये है ना, तोशा बाकी खाना है। अलकादर अगर वाला उन्हें केस कहीं है। से हाँ। सहूलतकारी से कहीं कुछ मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो अब तो वो कस्टडी में है ना। अच्छा, लेकिन तो इसमें अगले हम केस में दो भी कंपैरिजन अगर हम करें कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ उस वक्त जब जो उनके केसेस थे, उनकी अदालत हाज़िरी और उनकी पेशियों पे जाना, और दूसरी तरफ हम ये पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की बात करते हैं कि इनकी अदालत में जाना, इसमें 40 से ज़्यादा पेशियाँ हुई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बहुत कम पेशियों पे आए। मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, जनाब हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले तो आप इस फैसले के बारे में फरमाइएगा। आप पेशियों की बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है, इस फैसले पे आपकी जो एक मजमूई तासुर है वो आपका क्या है? देखिए जी, ये फैसला जब ये ट्रायल स्टार्ट हुआ तो अंदाजा था कि ये इसमें नाइली होनी है और इमरान खान साहब को खुद भी मालूम था और वो बल्कि उनके दौर में ही जो है वो उनको अंदाजा हो गया था कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर उनसे हो गया। लेकिन वो मैनेज चीज़ें नहीं हो सकी। वो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तोशा खाना की डिटेल को पब्लिक करने के हवाले से केस था, तो उन्होंने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान को कहा कि आप पर्सनली जाएं और मुखालफत करें कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन हुकूमत चेंज हो गई। हुकूमत जब चेंज हुई तो ये सारी डिटेल जो है ये पब्लिक हो गई और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको गिल्टी डिक्लेयर किया। जब इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल इन्हीं फैक्ट्स पे उनके दिफा को जो उन्होंने दिया वो नहीं माना और गिल्टी डिक्लेयर किया, तो ये बात ऑब्वियस थी कि ये जो कंप्लेंट है इस पे भी उनको सजा होगी। बाकी एक तसर ये है कि इस ट्रायल को जल्दी आखिरी दिनों में चलाया गया। गो कि ये दिसंबर में दरख्वास्त जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ने सेशन कोर्ट में दर्ज की, लेकिन जो है वो आखिरी 2 महीने में जो है जल्दी देखने को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस कहते हैं कि जी अगर जल्दी है तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जज बायस है या उनका कोई फैसला गलत है तो इस पे भी बायस का आप इल्जाम नहीं लगा सकते। बाकी कुछ चीजें इनकी हैं कि जी हमारा जो डिफेंस विटनेस नहीं पेश किए गए या आखिरी दिन आर्गूमेंट, तो मेरा ख्याल है कि जो मुझे लगता है कि जो पीटीआई और उनके चेयरमैन उनको इत्मीनान नहीं था किसी किस्म का भी और उन्हें अंदाजा था, तो बस वो इसको लंबा करना चाह रहे थे, लेकिन केस लंबा हो नहीं सका। तो अब यह है कि उनको सजा हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको अपील दायर करनी होगी और साथ ही बेल पिटीशन मूव करनी होगी। गालिब इम्कान है कि कुछ 15-20 दिन तक उनको जो है वो बेल मिल जाए, सजा जो है वो सस्पेंड हो जाए। लेकिन सजा का सस्पेंड होना ये नहीं कि नाइली खत्म हो जाएगी, नाइली बरकरार रहेगी जब तक क्विटल नहीं होती। और अमूमन जो अपील होती है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में 1.5-2 साल का प्रोसेस होता है। तो असल चीज जो सवाल है कि क्या अगले इलेक्शन तक वो इस केस में जो है उनकी क्विटल हो जाएगी, तो चांसेस बड़े कम लग रहे हैं। और मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस तरह की एस्टेब्लिशमेंट है उसमें उनको बड़ा मुश्किल है कि इतनी जल्दी इंसाफ मिले। ठीक है, हसनात मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस वक्त गुफ्तगू में
साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कंवर दिलशाद साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। कंवर दिलशाद साहब, ये आज एक अहम फैसला आया है, हम अब बाद में जाएंगे मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस फैसले पे, लेकिन पहले ये जो तोशाखाना का फैसला आया है, चूँकि इस हवाले से हम आपसे पहले भी बात करते रहे और आप भी इसके जो कानूनी नुकात हैं उस पर बात करते रहे थे। नाअहली का जो मामला है, जैसे हसनात मलिक साहब भी फरमा रहे थे कि ये तो ज़ाहिर है तभी ख़त्म होगा जब एक्विटल होगा, लेकिन बहरहाल इनके पास एक फोरम्स मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये जो फैसला आया है इसके बारे में आप क्या कहिएगा? इसमें मैं बिल्कुल जल्दी बसा आपके प्रोग्राम में हम बाकायदा बरमला कहते हैं कि ये बहुत सीरियस केस है, बहुत संजीदा केस है। ये किसी फर्द वाद की तरफ से कंप्लेंट नहीं हुई थी। इसमें स्पीकर को भी असेंबली में रेफर भेजा, जो कि कायनी इदारे के सरबराह हैं, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 के तहत उस पर कार्रवाई की। 1 साल तक बाकायदा तमाम मरहले पूरे किए, कैबिनेट सेक्रेटरी को तलब किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, तमाम हालात देखते हुए उन्होंने फैसला दे दिया कि वो नाहल करार दिया गया उनको और वो डिसीट किए गए मियाँवाली से। और इसके बाद उन्होंने सेक्शन जो है हमारा 174 इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत करप्ट प्रैक्टिस के तहत इनका केस जो था, जो कानून में लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन कमीशन को केस भेजना पड़ेगा एडिशनल सेशन जज को, तो उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद को केस भेजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुद्दई बना। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा FIR दर्ज, तो हम नहीं कह सकते, केस दर्ज हुआ, केस दायर किया गया। उसके बाद 1 साल तक ये केस चलता रहा। और लेकिन इसमें जो इनके पार्टी के जो वकला थे या जो इनके आईनी और कानूनी माहिरीन थे, वो तारीखें लेते रहे, स्टे लेते रहे। कभी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया, कभी स्पीकर के रेफरेंस को चैलेंज किया। इसके साथ साथ वो चैलेंज ही करते रहे। तो 1 साल तक इस पर सही तरीके से संजीदगी से उन्होंने केस नहीं लड़ा। उन्होंने देखा ही नहीं कि करप्ट प्रैक्टिस का सेक्शन 174 कितना अहमियत का हामिल है। उसके तहत उनको सजा हुई है 3 साल की और 5 साल की नाहलियत हो गई है। 1 लाख जुर्माना तो खैर वो दे देंगे 1 घंटे में। असल बात तो 3 साल की सजा है। और इसके साथ साथ जो बड़ी अहम बात आ रही है, अब वो पार्टी के सरबराह भी नहीं रहे, क्योंकि जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 200 से लेकर 209 तक है, उसमें लिखा होता है कि वो पार्टी का सरबराह वही हो सकता है जो कौमी असम्बली का मेंबर बने कायल हो। तो वो तो अब ज़ाहिर है वो 3 साल सजा हो गई, नाइल भी हो गए, तो अब वो पार्टी की सरबराही से भी महरूम हो जाएंगे। और बाकी रह गया अपील करने का, तो सेक्शन 174 में लिखा हुआ है कि जब सजा हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। तो अपील करने का रास्ता है, लेकिन इतना मजबूत केस है, इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्री है उसमें। स्टेट बैंक के साथ छोड़े, कैबिनेट डिवीजन ने जो तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगाए वो बड़ी अहमियत के हामिल है। तो क्या अब ठीक है, हाई कोर्ट सारा जायजा असर देगी, लेकिन इन्होंने इस केस को खत्म करने के लिए या डेफर करने के लिए इन्होंने हाई कोर्ट, 3 दफ्तर सब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए। वो तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, पंजाब एडिशनल सेशन जज को केस सुनने तो दो, तो इसके बाद हम देखेंगे। तो अभी अपील करने का राइट है इनको, बाकायदा हर एक को राइट है, हर शहरी को राइट है। वो तो एक पार्टी के सरबराह रहे हैं, पार्टी की सरबराही खत्म हो गई उनकी आज के फैसले के बाद। ठीक है कंवर साहब, आप एक बड़ा अहम नुक्ता एक और आपसे पूछना है, लेकिन यही जो आपने नुक्ता उठाया है, मैं हसनात मलिक साहब की तरफ जाऊंगा। हसनात मलिक साहब, ये हम देख रहे हैं कि जो आप भी बात कर रहे थे और कंवर साहब भी फरमा रहे थे कि एक तो इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि जैसे कंवर साहब ने भी फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा जो है वो प्रोसीजर को फॉलो किया है और वो अदालत गए हैं, यानी ड्यू कोर्स फॉलो किया गया है। दूसरी तरफ हम जो मियां नवाज शरीफ साहब का केस देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला देती है और वहाँ पर अपील का कोई आपके पास, जाहिर है अब तो कानून साजी हो गई है, लेकिन उस वक्त अपील का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो किया गया है वो ड्यू कोर्स को फॉलो किया गया है। जी नहीं, आप कह सकते हैं कि दोनों केसेस में कुछ ना कुछ तो जो है वो सुकम तो रह गए हैं। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इसको कैसे एडजुडिकेट करती है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो आज PTI का ऐलान है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट है मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कि उनको यकीन है कि कोई ना कोई उनको रिलीफ देंगे।
अब देखना होगा कि मौजूदा हालात में क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप कर सकती है। एक चीज़ है, एक तारीख है जब 2018 में, जिस तरह आप बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की को नायल करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक अपना रोल था और बाकायदा डेडलाइन दी गई थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को कि जी फलां तारीख तक जो है वो अनाउंस करें जो एमन फील्ड के हवाले से मामला जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है वो सजा हुई। यहाँ जो है ये मामला कुछ तरह डिफरेंट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में इंटरवीन करती है, मेरा नहीं ख्याल कि अब इस फाइनल अनाउंसमेंट के बाद हो। एक चीज़ होती है कि जी 187 के तहत जी कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ बड़ी नजरियाती डिवाइड है और इस वक्त चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के करीब है। ये कोशिश होगी पीटीआई की इस मामले को दोबारा रिमांड करवाया जाए और ये कहा जाए कि हमारा डिफेंस जो है वो नहीं उसको सुना गया और दोबारा सुन के जो है फैसला किया जाए, क्योंकि 342 में डिफेंस तो आ गया है, लेकिन एक जो एक तकाजा है कि जी बहस नहीं हुई, हमारे जो है वो जो गवाह की लिस्ट दी गई उसको उनको नहीं किया गया और एक जो हेस्ट की गई एक सर्टन डेडलाइन के तहत जो है वो जल्दी जल्दी इस मामले को निपटाया गया है। तो लेकिन बाजार ये नहीं लग रहा कि हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिले अंटिल अगर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो देखते रहे इमरान खान के केसेस में, तो उनमें नहीं मे भी इस दफ़ा कोई केस किसी और जज के पास लगे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये भी बड़ा होता है कि बेंच की कंपोजिशन से भी बड़ा असर होता है कि बेंच कौन सा है, जज कौन से हैं। बाकी जो जहाँ तक मामला है इमरान खान का एक डिफेंस था कि जी FBR के रिटर्न में मैंने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की थी, लेकिन फॉर्म बी भी नहीं की। ये भी वैसे बड़ी अनहोनी बात है कि जो रिटर्न है वहाँ आप सारी डिटेल दे रहे हैं और फॉर्म बी में आप नहीं दे रहे। अब ये नहीं मालूम कि उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म थे, FBR में कैसे चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन जो आज इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनका ये था कि जी रिटर्न तो पर्सनल होता है, फॉर्म बी तो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर ये जो MNA होते हैं इनके हवाले से जो है वो पब्लिक के लिए जो अकाउंट जो फॉर्म है वो फॉर्म बी है जिसमें उनको डिस्क्लोज करना लाजमी था। आज जज साहब ने कहा कि जी 2018-19 में इमरान खान साहब ने 4 बकरियों का तो डिक्लेयर किया कि जी हैं मेरे पास, लेकिन इतना बड़ा जो गिफ्ट कि उनको पैसे आए वो उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया। और वो गिफ्ट जो उन्होंने स्टेट से लिए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कौमी खजाने से यानी तोशा खाना जो है वो वहाँ से गए और फिर उस तरह पब्लिक के चक्कर में पैसे उन्होंने फिर बाद में जमा कराए, तो ये चीज़ करानी थी। तो इखलाकी तौर पे तो इमरान खान साहब का केस बहुत कमज़ोर था। टेक्निकलिटीज़ पे में भी उनको जुरिडिक्शन का मामला कि क्या इलेक्शन कमीशन 120 दिन के बाद भी किसी आदमी के गोशवारों में, किसी MNA के गोशवारों पे उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, इसमें जो है ये एक मामला है जिसमें मे भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल जाए जुडिक्शन के मामले में। ठीक है, ठीक है। कंवर साहब और फ़ारूक फैसल साहब से वो असरात की हम जो बात कर रहे थे, इस जमात की जो अब क़यादत है उसके हवाले से भी अब बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फौरी बाद हम फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो एक अहम नुक्ता उठाया गया है कि अब तो ज़ाहिर है चेयरमैन PTI जो है वो नाअहल भी हो गए हैं, तो ज़ाहिर है हम इससे पहले फ़ारूक फैसल साहब भी जो सियासी असरात हैं उस पर भी वो बात कर रहे थे। फ़ारूक साहब, ज़ाहिर है फिर अब नई क़यादत मामलात संभालेगी और ज़ाहिर है इस पर असरात तो पड़ेंगे जमात पे। देखें, वो जो मैं कह रहा था कि ये अंदर होंगे और बाकी जो पार्टी जो बिखर चुकी है वो इनकी अपनी सियासी चालों की वजह से बिखरी है और इन्होंने अपने साथियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी और ऐसा इन्होंने बयानिया बनाया और उनको ऐसे हिप्नोटाइज़ करके उनसे ऐसे इकदाम करवाए कि वो सारे जो हैं मुकदमात में फंस गए। कई लोग तो जो हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए, कई लोग हैं अंडरग्राउंड है। अब पार्टी के सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, वो भी अंदर हैं और उसके बाद इन्होंने ख़ुद अनाउंस किया था कि इनके बाद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पार्टी के मामलात को लेकर चलेंगे या मुराद सईद भी मफरूर हैं और शाह महमूद कुरैशी भी उसके बाद जो एक फार्मूला लेके गए थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो पार्टी के हेड बन जाएं और वो पार्टी के मामलात लेके चलें
और लेकिन इमरान खान साहब ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया और उसके बाद वो भी जो है ना वो इतने सरगर्म नज़र नहीं आ रहे। जब इस तरह के हालात होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी पार्टी को लेके आगे चल सके, जबकि शाह महमूद कुरैशी ख़ुद जो हैं साइफ़र वाले मामले में जो है उनके गिर्द भी जो है घेरा तंग हो रहा है। वो एक और वो भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो भी एंड पे केस बना हुआ है। अच्छा, वो इसमें क्यों मुलव्वस हो रहे हैं? ये नहीं है कि वो पार्टी के वाइस चेयरमैन थे या ये है, वो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने ही ये सारी स्टोरी को जो है बनाई और ये सारे इस स्कीम में शामिल थे प्राइम मिनिस्टर के साथ उस वक्त के कि जनाब और सारे जो आपके तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हुए और बाकी जो सारे मामला, तो अंडर वो भी हॉट वाटर जो है वो भी अपनी वजूहात की बना पर और कानूनी वजूहात की बना पर ही। तो मैं नहीं देखता है, मतलब सियासी तौर पे ये दुरुस्त है नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन जब आने वाले हालात की हम देखते हैं कि भाई इलेक्शन सियासी हालात क्या होंगे और इन सियासी हालात में पीटीआई का क्या किरदार होगा, वो कितनी मौसर होगी, तो वो इन तमाम इनके इक़दामात और फिर जवाबी जो कानून का शिकंजा इन पे सख्त किया गया उसमें हमें ये कई नज़र नहीं आएंगे। ठीक है जी। हसनात मलिक साहब, ये तो ज़ाहिर है अलकादिर वाला केस भी अब पड़ा हुआ है, ये जो दीगर केसेस हैं वो भी सामने मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल बहैसियत सियासी जमात चैलेंजेस तो मौजूद हैं और ये अगर इस नहज तक पहुँचे हैं तो ये इनकी अपनी एक कार्रवाई थी और अपनी हरकती थी कि जिसकी वजह से इनके लिए इस कदर मुश्किलात पैदा हुई हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये खुद जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनकी जो सोच थी उसकी वजह से ये आज सारा कुछ उनको देखने को मिल रहा है। जब इलेक्शन की बात हुई, साद रफीक ने बताया था सुप्रीम कोर्ट में जी कि एक मीटिंग हमारी हो जाए तो हम पंजाब और केपी की असम्बली की डेट, जो असम्बली की रेजोल्यूशन है नेशनल असम्बली की, उस डेट पे हम मुतफिक हो जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि मुझे पार्टी ने गद्दार डिक्लेयर किया है कि जो, और हम किसी सूरत में भी अब इससे पीछे यानी इनके साथ नहीं बैठेंगे। हालांकि वो बताया जा रहा था कि उस वक्त बात तय हो गई चुकी थी पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान के जुलाई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में असम्बली, नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। इमरान खान का असल में फिर उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल किया। इलेक्शन जल्दी जो थी उसके पीछे भी यही तोशाखाना केस था। उनको अंदाजा था कि ये केस में उनका नैली जो है वो हो जानी है, तो वो जल्दी में थे कि ताकि उनको इक़्तिदार मिल जाए। और वो क्योंकि सियासत में और ये जो हमारे केसेस अमूमन सियासी लोगों पे होते हैं, इसमें टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के खिलाफ एक टाइम था, केसेस बड़ी जल्दी चले, बाद में उन्हीं को अदालतों ने उनको रिलीफ भी दिए जब टाइम चेंज हुआ। तो इमरान खान भी चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी जो है वो इलेक्शन हो जाए और वो चीज़ें, लेकिन वो अपने मिशन में जो उनकी सोच थी वो कामयाब नहीं हो सके। सबसे बड़ा अलमिया उनका ये है कि उन्होंने जो पाकिस्तान का मीडिया है उनके साथ जो उनका तल्लुकात और जिस तरीके से उन्होंने जो है वो एक बैशिंग शुरू कराई सोशल मीडिया पे जो सीनियर जर्नलिस्ट की, फिर उन्होंने अपने जो राइवल जो उनके मुखालफीन जो सियासतदान थे उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कराई और बेसिकली सोसाइटी में जिस किस्म का उन्होंने माहौल बनाया, मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ा इस वक्त उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए नुकसान किया है, इस वक्त बर्दाश्त की बात ही नहीं है। आप अगर जो है वो कोई बात भी लिखें तो आपको जो है वो जो पीटीआई के, ये बड़ा आपने अहम बात की है कि बर्दाश्त के मामला जो हैं ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। सियासत के अंदर अखलाकियात के मामला, इसके लिए भी चैलेंजेस पैदा हो गए थे। फारूक फैसल साहब, ये सवाल तो इन्होंने दुरुस्त उठाया ना कि हमने देखा कि सियासत के अंदर फिर बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई। जिस तरह से उन्होंने अपने मुखालिफिन के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए, जिस तरह से गालम गलोच हुई सोशल मीडिया पर हमने देखा, ये एक मंजरनामा तो हमें 3-4 साल के अंदर नज़र आता है। देखिए, ये जब हम वो 3-4 साल को छोड़ के अभी हसनात ने भी जो बात की है कि मौक़े आए थे इलेक्शन के लिए, ख़ुद परवेज़ खटक ये कह चुके हैं कि 4 मौक़े ऐसे आए थे जहाँ पे इलेक्शन मिल रहा था, लेकिन वो चेयरमैन साहब जो हैं वो पता नहीं किस हवा में, तो वो कि जी जो मैं कह रहा हूँ उस तरीके से किया जाए। हुकूमत जाने के बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, इस्लामाबाद पर कब्ज़े के ऐलानात भी किए, कबल वक्त इलेक्शन भी मांगा, लेकिन वो किसी चीज़ में भी कामयाब नहीं हो सके। वो ये भूल गए थे, वो असल में वो उन्हीं दिनों की 2017-18 के दिनों में थे कि जब कहते थे और हो जाता था, जिनकी वजह से होता था, जिस तरीके से होता था, वो सारी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी थी, वो उनको सहूलियात हासिल नहीं थी। और फिर वही बात है कि आप अपने पॉलिटिकल अपोजिशन जो थी
उनको कभी आप चोर कहते थे, डाकू कहते थे, जो आपके देखना, जब लीडर अपने मुखालफिन के बारे में ये इस तरह बातें करता था तो फिर उनका जो फॉलोअर है वो फिर उसी तरह की, उससे भी ज़्यादा की ज़बान इस्तेमाल करता। जब मुझे इतनी गालियाँ दी जाएँ या किसी को भी इतनी गालियाँ दी जाएँ, कोई लिख रहा है, कोई बोल रहा है, तो उनके दिल में भी तो रिएक्शनरी बंदा होता ही है ना। अच्छा। वहीं पे आपकी जो बर्दाश्त है वो कता खत्म कलामी होती की है। मदद कंवर दिलशाद साहब से एक बार फिर हमारा रब्ता हो गया। कंवर दिलशाद साहब, ये हम सवाल यही उठा रहे थे कि हमने देखा था तहरीक इंसाफ के अंदर कि सियासी जमातों के अंदर अगर उनके जो बड़े रहनुमा होते हैं, जो लीडरान होते हैं, अगर वो जज्बाती भी हो जाएं तो उनके साथ कुछ मुशीर, कुछ लोग, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो उनको समझाते हैं, जो उनको कूल डाउन करते हैं, जो उनको अच्छी मुशावरत देते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर हमने देखा है कि पता नहीं मुशावरत होती नहीं होती, लेकिन जो चेयरमैन पीटीआई खुद फैसला कर लेते वो उसी बुनियाद पे जाते। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि आज इनके लिए मसाइल भी बने और हालात भी ख़राब हुए। ये मसाइल तमाम सियासी पार्टियों को, ठीक है, हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि आप भी देख रहे हैं, आपने भी बहुत बड़ी बड़ी आपने सियासतदानों के साथ आपने इंटरव्यू दिए हैं। ये सारा जो प्रॉब्लम जो है ना, ये हर तमाम सियासी जमातों में शामिल है, वह हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो। उसमें ये जो है मौजूदा मामला तो देखा है आपने, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा में ये खास तौर पर ये था कि वो किसी से मशावरत वो नहीं करते थे, लेकिन ये मशावरत बाकी भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये इनको जो हुआ है, ये खुश फहमी में रहे, इन्होंने हमारे अस्करी इदारों को ललकारा, इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने क्रिटिसाइज ना किया हो, और इलेक्शन कमीशन की तजहीर को तजरीर की, वो भी सजा मिलने वाली है इनको। तो इन्होंने तो कोई इदारा नहीं छोड़ा ना। ये तो बड़े आसान फरामोश आदमी है। जिस शख्स ने, जिस इदारे ने उनको इक़्तिदार में लेके आए और जिस अंदाज में इक़्तिदार में ले आए, हम उसको, हमें भी पता है, हम खामोश रहे मसलत के तहत, वो सारी चीजें उन्हें पता, तब भी उसको एहसास नहीं हुआ कि मेरी तो मेजॉरिटी कोई नहीं थी, मैं तो माइनॉरिटी में कामयाब हुआ था और मुझे मुल्क का बनवा दिया वजीर आजम। तो उसके बाद उन्होंने उनको पर एहसान फरमाशी की तो हद कर दी। तो ये बात उनको जो अब बाकी है, तोशा खान है, इसमें 8 करोड़ों रुपए की तमाम चीजें बेची है, उनके घर वालों ने बेची, और फिर नाम किसका ले रहे हैं? देखे कितना अजीज सियासतदान है। यह सियासतदान वो होता है जो अड़ जाता है, डट जाता है, सदाम हुसैन की तरह। यहाँ ये नहीं होता। अब वो जनाब कभी लेता है अपने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम, इतना शरीफ आदमी है ब्रिगेडियर वसीम चीमा, उसका नाम ले रहा है। कभी कहता है कि मुझे पता ही नहीं था ये कहाँ से चला गया, किधर चला गया। कभी वो कहता है कि जनाब ये मैंने तो बेचे नहीं, फरोख्त नहीं किए, मुझे पता ही नहीं है। तो मुख्तलिफ लोगों को नाम ले लेकर कभी कहता जी मुझे पता ही, मैं जो कंसल्टेंट जो है, जो मेरे जो इनकम टैक्स के जो कंसल्टेंट करते हैं, वो जो दस्तखत करवा रही है, मुझे पता ही नहीं चला। यानी अजीब आदमी। हम भी तो हर साल जमा करवाते हैं अपने असासे जो FBR में, एक लाइन पढ़ के देते हैं, हमारे भी कंसल्टेंट है हमारे। अच्छा, इसमें कंवर साहब ये जो एक और अहम फैसला आया, मैं चाहता हूँ कि उस पर भी आपका एक जल्दी से कमेंट ले लूँ। आज मुश्तरका मफादात काउंसिल ने फैसला कर लिया है, नई मरदूमशुमारी के हवाले से मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी है। ये और इसके आने वाले इंतखाबात पर क्या आप असरात देखते हैं? जनाब ये बहुत खुशैन बात है, इसको आप हाईलाइट करें। ये पाकिस्तान की पहली 7वीं मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िका तौर पर अपनी राय दी, इत्तेफाक राय किया, और ये बहुत खुश आइन और बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये 7वीं मरदमशुमारी जो है वो एक इंतहाई अच्छे तरीके से, देर हो गई, अपने शेड्यूल से हट के इन्होंने अपना सारा किया, लेकिन डिजिटल मरदमशुमारी का जो था वो अच्छी कामयाबी के साथ हो गया। अब इसका जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, उसमें ये चूंकि गजट नोटिफिकेशन आज हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 51 का जो सेक्शन नीचे 5 है, उसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट मरदमशुमारी का जो नोटिफिकेशन होने के बाद इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां करवानी पड़ेगी। ठीक। तो ये हल्का बंदियां उन्होंने जो कि आखिरी जो लास्ट जो होता है ना गजट नोटिफिकेशन, उसकी रोशनी में अब ये 6ठी जो मरदमशुमारी थी 2017 की, नोटिफिकेशन होने के बाद तो खत्म हो गई और कालादम हो गई। अब 7वीं जो हमारी मरदमशुमारी है, इसकी बना पे हल्का बंदियां होगी, और हल्का बंदियां ग्राउंड रियलिटी है, हम अपने तजर्बे की बना पे कह रहे हैं, ये 6 से 7 महीने का अरसा लगेगा। ठीक। ये तकरीबन 4 से 7 महीने का अरसा लगेगा, और ये 15 फरवरी से तक ये सारा मुकम्मल काम होगा। इसी ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनाब इसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 593 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, जो पूरे पाकिस्तान की डिमार्केशन होनी है। और ये जिंदगी और मौत का खेल होता है, हमारे सियासी रहनुमाओं को जो इंतखाब लड़ना होता है,
ठीक है। उनकी कोई यूनियन काउंसिल, उनका कोई विलेज काउंसिल वो आगे पीछे हो जाती है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है कि उन्होंने अपने हल्के में काम किया होता है। बिल्कुल तो फिर वो हाई कोर्ट भी जाते हैं, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, वहां से फैसला हक में ना आया तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक तो ये सारा मरहला तय करते करते 6 महीने का अर्सा लग जाएगा। ठीक है। तो ये एक आईनी प्रोविजन है और जो 90 डेज में जो इलेक्शन करवाने की जो शर्त है वो चूंकि वो भी आईनी प्रोविजन है, ये भी आईनी प्रोविजन है, इस पर आईन शिकती नहीं हुई। आईन के मुताबिक बहुत सब काम बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, फारूक फैसल खान साहब और हसनात मलिक साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में किया। एक ब्रेक का वक्त हो चाहता है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज पूरे पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया और ये दिन इस हवाले से मनाया गया कि भारत ने जो आज से 4 साल कबल जो एक गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम लिया था, यानी आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था और मकबूजा कश्मीर की हैसियत को, जो खुसूसी हैसियत थी, उसको ख़त्म किया था उस पर पाकिस्तान ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की थी। ये पाकिस्तान के लिए भी नाकाबिल कबूल है और दुनिया के लिए भी नाकाबिल कबूल है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही अपनी करारदादों में ये कह चुकी है कि ये जो मामला है, ये जो तनाज़ा है, ये इस्तिस्वाब राय से हल किया जाएगा। भारत ने ये एक गैर कानूनी इक़दाम लिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन है, माहिर कानून हैं, कश्मीर अफेयर की एक्सपर्ट भी हैं, मोहतरमा सुंदस मलिक, आपको खुशामदीद कहते हैं, और कश्मीर उमूर के ही माहिर जनाब ख्वाजा मतीन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। सुंदस मलिक साहिबा, भारत ये जो उन्होंने ये आर्टिकल्स ख़त्म किए 370 35A, उसके बाद वो डेमोग्राफी भी चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर ज़मीनों की ख़रीदारी हो रही है, गैर मकामी लोग आ रहे हैं, वोटों का भी तनासब तब्दील किया जा रहा है, लेकिन दुनिया अब भी खामोश है, बावजूद इसके कि ये गैर कानूनी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ इक़दाम है। देखें जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मैं कहना चाहती हूँ कि आज आपने ये इम्पॉर्टेंट इशू दोबारा रेज़ किया, और जो कि हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि कश्मीर से रिलेटेड कोई भी इशू हो उसको बार बार मीडिया के सामने और दुनिया के सामने लाया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल पूछा कि दुनिया अभी तक खामोश क्यों है, उसमें उनके सेल्फ सर्विंग इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं। हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है जिसमें उनको लगता है कि उनकी तिजारत के मौके उनके लिए हैं। जैसे अब भी हमने रिसेंटली देखा कि हिंदुस्तान ने G20 टूरिज़म समिट कश्मीर में की, बावजूद इसके कि उनमें से किसी मुल्क ने अपने हायर डिप्लोमेट्स को वहाँ नहीं भेजा, लेकिन एक ताल्लुक़ रखा हिंदुस्तान के साथ। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि इस खित्ते की सलामती के लिए, इस खित्ते के कारोबार को सलामत रखने के लिए, इसके व्यापार को सलामत रखने के लिए मसले कश्मीर का हल ज़रूरी नहीं मलज़ूम और लाजिम है। बिल्कुल ठीक। तो अगर एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुनिया देखे और एक ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत के अंसर को बिल्कुल ही पीछे रख दे, तब भी मुझे लगता है कि दुनिया को इस पे बात करनी चाहिए, इससे पहले कि जो चीज़ हम जैसे एक्सपर्ट्स अरसे से कह रहे हैं कि कश्मीर इस रीजन की, चाहे वो चाइना है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, कड़ी है, जिसको रिजॉल्व करने से ही इस रीजन के अंदर तरक्की असल हकीकत में आ सकती है। तो मुझे लगता है इस नज़रिए को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो शायद दुनिया इस पर ज़्यादा तवज्जो देगी। बल्कि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के, ख्वाजा साहब, ये तो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा उस वक्त तक खित्ते में अमन ही नहीं आ सकता। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है, क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर का मसला। लेकिन ये जो 5 अगस्त 2019 का इक़दाम है, इसे मैं 2 कौमी नज़रिए के साथ जोड़कर जो हमारे नाज़रीन हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। जब 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद पर जो ये है कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुसलमान हैं वो उनके लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा किया गया, उस वक्त क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपने हिंदू को ग़ुलाम देखा है, हुक्मरान नहीं देखा। ये बात उन्होंने सिखों को भी बताई और कश्मीरियों को भी बताई। हमारे कुछ जो आकबत नामदेश कश्मीरी भाई जो उसके झांसे में आए और उनको दिलासा देने के लिए
नेहरू ने 1953 को ये भारतीय आइन में शामिल किया दफ़ा 370 और 35 से कि आपको खसूसी स्टेटस रहेगा हमेशा आपके पास, ठीक। और ना यहाँ जो नौकरियाँ हैं वो सिर्फ कश्मीरी करेंगे, और कोई जो गैर कश्मीरी है वो यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकेगा। आपको पता है एक बहुत बड़ा हल्का रहा है जो वहाँ इंतखाबात भी लड़ते हैं। हुर्रियत क्या तो इंतखाबात नहीं लड़ती, लेकिन एक बहुत बड़ा हल्का रहा है जो इंतखाबात में हिस्सा लेता रहा, हुकूमतें भी बनाता रहा। जब 5 अगस्त 2019 को ये इकदाम किया मोदी ने, तो उनकी आंखों से भी पर्दा चाक हुआ, और 70 सालों बाद 72 सालों बाद वो जो फ़रूक अब्दुल्ला ख़ानदान है, जो मुफ्ती सईद ख़ानदान है, और जो दूसरे लोग हैं, उनको ये यहाँ हुआ कि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की थी वो बिल्कुल सच सही। साबित हुई। आज 5 अगस्त 2019 के बाद एक भी कश्मीरी नहीं है जो भारत के इस इकदाम की हमायत करता हो। अब सारे के सारे लोग, जैसे सुंदर मलिक साहब ने बात की कि G20 कॉन्फ्रेंस कराई आपने, जा। क्या हुआ वहाँ? क्या उस पर कोई कश्मीरी इस बात को मान गए हैं? और भाई जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंस, एक इवेंट हम कराना चाहें किसी भी शहर में, जो जितना भी उसमें अमन व अमान की सूरत ख़राब हो, एक इवेंट तो हो जाता है। वहाँ मामूलात ज़िंदगी कैसे हैं? हर घर में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ कोई कश्मीरी कैद नहीं है। बिल्कुल ठीक। वहाँ ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, यासीन मलिक साहब वो तहाड़ जेल में कैद हैं, बाकी लोग, खुर्रम परवेज़ साहब जो सहाफ़ी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जिन्होंने रिपोर्ट लिखी एक यूनाइटेड नेशन में, Human जिसको rights, बड़ा वेटेज दिया जाता है दुनिया भर में, उनको आपने कैद कर रखा है। ये कैद करके इस तरह की कॉन्फ्रेंसें करा कर आप ये साबित करने में क्या भारत कामयाब हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसमें कभी कामयाब भी नहीं हो सकता। इन्होंने जज्बा हुर्रियत दबाने की कोशिश की कश्मीरियों की। आपने जो असल क़यादत थी उनको पाबंद सलासल कर दिया, नई जाली सियासी जमातें बना रहे हैं, वही जो एक वोटों का तनासुब है उसको तब्दील करके। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये हमने देखा है कि ये, और इसमें तेज़ी आई है जब बीजेपी की हुकूमत आई और ये मोदी आया, पीछे इसके आरएसएस का जो इंतहा पसंद एजेंडा है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान, कहते हैं ना कि गुल जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। हिंदुस्तान आई थिंक एक इकलौता मुल्क है जो कश्मीरियों की हुर्रियत की कोशिश को, जो कश्मीरियों को अपने आप में जम करने के दावे को मानता है। बाकी दुनिया में कोई ये बात नहीं मानता कि कश्मीरी हिंदुस्तान को अपना शामिल, दे कंसिडर देमसेल्फ अ यूनियन, दे डोंट। जहाँ तक बात उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की है, कश्मीर का कोई रिप्रेजेंटेटिव सियासत में नहीं है, वो सब जेलों में है। हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर की सियासत में हैं, और उसका रिज़ल्ट हमने पास्ट में भी देख लिया है कि जब वोटर टर्नआउट 2 से 3% था, तो कश्मीरियों ने अपना जवाब सियासत के हवाले से दे दिया था हिंदुस्तान को। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पे आई थिंक मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी और कश्मीरी आज तक अटल हैं, कि अगर हिंदुस्तान को ये हल्का सा भी खदशा होता कि वो कश्मीरियों को अपने साथ जम कर चुके हैं, तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के थ्रू हमारे साथ फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड था, वो कब का हो चुका होता। ये जानते हैं कि जब बात आएगी कश्मीर की तो पाकिस्तानियों के साथ हैं, मुसलमान होने की तो पाकिस्तानियों के साथ हैं। तो इसलिए चाहे वो थिएटर जितना भी लगा लें, हकीकत सब लोग जानते हैं। ढोंग में और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है कि जो अब डिस्पाइट ऑल दिस डिलिमिनेशन और जो डेमोग्राफिक चेंज है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी इस वक्त फैशिस्ट पार्टी है बीजेपी, वो डिसअपॉइंटमेंट को ही देख रही है अपने लिए आगे भी, क्योंकि चाहे वो शाह फैसल जैसे लोग हों, या महबूबा मुफ्ती जैसे हों, या सजाद लोन जैसे हों, या उमर अब्दुल्ला जैसे हों, उनके पास बात करने को बहुत कुछ है, मैंडेट नहीं है और ना पैदा हो सकता है। वो मैंडेट मसरत आलम साहब के पास है जो इस वक्त जेल में है, वो मैंडेट यासीन मलिक साहब के पास है जो जेल में है। तो वो मैंडेट जब तक लोग बाहर नहीं आते, वो मैंडेट भी बाहर मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की सियासत में आएगा। जो असल लोग हैं वो तो पाबंद सलासल हैं जिनका जिक्र किया, यासीन मलिक साहब जैसे उनको कैद किया हुआ है, बीमार हैं, कमज़ोर हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने एक पुरअमन जद्दोजहद का फ़ैसला किया था कि अब सियासी तरीक़े से, जमहूरी तरीक़े से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। जी जवेद इकबाल साहब, भारत जो है ना, वो जो ज़बान है शराफत की वो नहीं समझता।
अभी थोड़े दिन कबल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक बार फिर उन्हें मुज़ाकरात की ऑफ़र की। अब एक जो मुल्क है वो हठधर्मी, कोई बात मानने को तैयार नहीं। अच्छा, दुनिया की किसी जो फोरम है उनकी तरफ से जो करार हैं, आप खुद गए हैं और ये वादा करके आए हैं 74 साल 75 साल कबल कि हम यहाँ आके रायशुमारी करवाएंगे। अब मुझे हैरानी इस बात की है, सुंदर मलिक साहब ने जिक्र किया था कि जी उनके जो माली इंटरेस्ट हैं, जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं दुनिया के भी, वहाँ आप जब जो नाम नहाद महज़ब दुनिया है, वहाँ जब कोई कुत्ता भी मर जाता है तो आप शोर उठा देते हैं। तो यहाँ आपको जो लोग हैं जो कश्मीरी 1.5 करोड़ के करीब वो एक जेल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या आपकी इंसानियत मर गई है? क्या आप वहाँ बैठकर फ़ैसले करते हैं? अगर मशरक़ी तैमूर में आप रायशुमारी करवा सकते हैं तो कश्मीर में आपको मौत पड़ती है कि यहाँ के इंसान नहीं बसते। तो ये जो दोहरा आलमी मेयार है, जो भारत पर दबाव नहीं बढ़ाया जाता है, ठीक है माली इंटरेस्ट होते हैं, यार आपकी इंसानियत किधर गई? यहाँ जो खून बहता है वो इंसान नहीं है लोग, उनके जो लहू का रंग है वो सुर्ख नहीं है। तो ये ऐसा ना करें। जो दूसरी बात यह कि अगर ना करेगी आलमी बरादरी मुदाखलत ना करेगी तो फिर ये बात आपकी दुरुस्त है कि दोनों एटमी कुफ्ते हैं, ठीक है, आप जुल्म बढ़ाते चले जाएंगे। और जो पाकिस्तान का वकील है अभी तक तो उसने फैसला किया है कि वो इसको सियासी और सफारती तौर पर मसले को लड़ रहा है। आप क्या पाकिस्तान को उस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तंग आमद बजंग आमद में मजबूर हो जाएं? अभी हम बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको मुज़ाकरात के ऑफ़र्स कर रहे हैं, ना आप किसी ऑफ़र्स को मानते हैं, ना दुनिया के किसी कानून को मानते हैं। तो मुझे बताएं अब जंग के अलावा क्या हल रह जाता है हमारे पास? तो ये भारत की ये एक पॉलिसी है कि वो हमें इश्ताल दिलाना चाहता है, ना वो सियासी बात मानता है, ना वो मुज़ाकरात की ऑफ़र किसी को कबूल करता है। और दुनिया को चाहिए कि ये खित्ता अगर मुतासर हुआ तो फिर पूरी दुनिया मुतासर होगी। उनको चाहिए कि ये जो इंसान हैं वहाँ मौजूद हैं, इनके हवाले से उनको कम अज़ कम इंसानियत के हवाले से तो आवाज़ उठाए ना, कि वहाँ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी पाबंदियाँ हैं। आपने एक पूरी जो वादी है वहाँ आए रोज़ कर्फ्यू लगा देते हैं आप, उनको ना सेहत की सहूलियात मैसर हैं, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, खौफ आपको इतना है, दलेर आप बनते हैं बड़े, तो खौफ इतना है कि बाहर से लोगों को बसाने की कोशिश की जा रही हैं ताकि हम कल को रायशुमारी हो तो आबादी का तनासब तब्दील कर सकें। डोमिसाइल बांटे जा रहे हैं रेडियों की तरह। तो क्या इस तरह आप जो 75 सालों में नहीं कर सके तो आंदा कर पाएंगे? क्या कश्मीर इस बात को कबूल कर लेंगे? क्या आज अब 75 सालों में कश्मीरी थके हैं? यासीन मलिक साहब की आपने बात की, देखें उन्होंने ये जो रास्ता चुना है ये कोई मजबूरन तो नहीं चुना, बाई चॉइस चुना है। उनकी एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल ठीक है, शादी करके गए हैं, तो वो वहाँ जाकर उनकी जवान बीवी है यहाँ मौजूद है, उनको भी जो दुनिया की आसाइशें हैं जो हर आम आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं एक पुरअमन ज़िंदगी बसर करूँ, तो इसके लिए उनको पता है कि मैं जिस जद्दोजहद में हूँ ये कौन सी ऐसी जद्दोजहद है, कौमों की आज़ादी की तहरीकें के लिए जान भी देना पड़ती है, और हर रोज़ कश्मीरी जान भी देते हैं। शबीर शाह साहब हो गए, मसरत आलम साहब हो गए, आसिया अंद्राबी साहब हमारी बहन हो गई, तो ये सारे लोग कुर्बानियाँ, क्या ये थक गए हैं? क्या इन्होंने भारत का वजूद तस्लीम कर लिया है? तो फिर आप जबर से 75 साल जबर से उनको नहीं मनवा सके तो अब कैसे वो मानेंगे? इसका एक ही हल है कि आप उनके मुतालबात पर ठंडे दिल से गौर करें। अभी भी ये केस है सुप्रीम